Alright, let's begin with the class today. आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है इंशाल्लाह कि मेंसुरेशन स्टार्ट लेंगे और मेंसुरेशन में दो कैटेगरीज हैं, एक 2 डायमेंशनल फिगर्स, एक 3 डायमेंशनल फिगर्स। दोनों कैटेगरीज को डिस्कस करना है, लेकिन एक ही क्लास में नहीं हो सकता, इट विल टेक सम टाइम। तो सबसे पहली क्लास का जो टारगेट है वो है 2 डायमेंशनल पे फोकस है हमारा। 2 डायमेंशनल फिगर्स हमने ज़्यादातर देखे हुए हैं, तो मैं कुछ चीज़ें जो बहुत कॉमन सी हैं वो जल्दी से गुजार दूंगा और जो बातें अहम हैं उस पर इंशाल्लाह बात हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल शेप्स हमने कौन कौन से देखे। ट्रायंगल्स देखे हैं, क्वाड्रिलेटरल्स देखे हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम और मुख्तलिफ फिगर जो हैं वो काइट, मुख्तलिफ फिगर्स हमने देखे। और बाकी पेंटागन, हेक्सागन, ये भी 2 डायमेंशनल शेप्स होते हैं जो हमने एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स में देखे थे। और अगर हम मेंसुरेशन के हवाले से बात करें तो एरिया और पेरीमीटर का निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें दो कैटेगरीज जो मैं आपसे कह रहा था, पहली वाली कैटेगरी है 2 डायमेंशनल, जिसमें हमें बात करनी होगी एरिया और पेरीमीटर की। 2 डायमेंशनल फिगर में एग्जामिनर हमसे एरिया और पेरीमीटर पूछता है, और 3 डायमेंशनल फिगर में एग्जामिनर हमसे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पूछता है। अच्छा, एरिया का यूनिट हमें पता है मीटर स्क्वायर होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और पेरीमीटर का यूनिट मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर भी हो सकता है, और वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। और जो सरफेस एरिया है, जैसे एरिया का यूनिट स्क्वायर फॉर्म में होता है, वैसे ही सरफेस एरिया का भी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर्म में होता है। तो 2 डायमेंशनल में जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं वो है एरिया एंड पेरीमीटर, और 3 डायमेंशनल में जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं वो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो अभी क्योंकि हमारा फोकस 2 डायमेंशनल पे है तो हम 2 डायमेंशनल की बात शुरू करते हैं। एरिया एंड पेरीमीटर हर ऑब्जेक्ट का डिफरेंट होता है, लेकिन एरिया तो हमें याद करने पड़ते हैं, एरिया के फॉर्मूला हमें याद करने पड़ते हैं। और मोस्टली हम इतने सारे सवाल जो देखते हैं, देखें मतलब हमने तो उसमें एरिया वगैरह हमने निकाला भी है पहले भी कहीं, तो एरिया के फॉर्मूला सारे याद करने पड़ते हैं और पेरीमीटर कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। तो पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी शेप का पेरीमीटर निकालना हो तो उस पर्टिकुलर शेप की जितनी एक्सटर्नल बाउंड्रीज हैं, बाहर वाली, अंदर वाली नहीं, बाहर वाली जितनी बाउंड्रीज हैं, उन तमाम बाउंड्रीज को, उन तमाम लेंथ्स को ऐड कर दो तो पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्रीज, या कह लें सम ऑफ ऑल साइड्स, एक्सटर्नल साइड्स, अंदर की साइड्स नहीं लेनी। पेरीमीटर ऑफ अ शेप इज द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्रीज। तो पेरीमीटर का स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, किसी भी शेप का पेरीमीटर निकालना चाहते हैं तो तमाम बाउंड्रीज को सम करना है। अब उसको फॉर्मूला का नाम दे दें और फॉर्मूला जहन में बिठा दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट, पेरीमीटर का फॉर्मूला भी कॉन्सेप्ट से बनेगा, लेकिन एरिया का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से नहीं बनेगा। एरिया का फॉर्मूला हमें गिवन है और हमें उसको याद करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं ट्रायंगल से। ट्रायंगल हमने बहुत दफा पढ़ा और ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी देखा। तो हमने बचपन से ट्रायंगल का एक फॉर्मूला देखा है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये यही फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन अगर नॉन राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसके अंदर बेस और हाइट ना दिया हुआ हो तो फिर एरिया का फॉर्मूला हाफ ए बी साइन सी इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज जो है जिसको मैंने टिक किया है, ये दोनों फॉर्मूलाज हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखे हैं, तो इसमें कोई कमाल बात नहीं है, ये हमने पहले भी देखा है, ये कोई नई चीज नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कब इस्तेमाल होता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर बेस मौजूद हो और परपेंडिकुलर लाइन यानी कि हाइट मौजूद हो, क्योंकि वी नो दैट बेस एंड हाइट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ये मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है कि बेस एंड हाइट हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। बेस एंड हाइट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर परपेंडिकुलर हाइट मौजूद है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर परपेंडिकुलर हाइट मौजूद नहीं है तो फिर हाफ ए बी साइन सी, जिसको हमने प्रॉपर तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में देख लिया। अच्छा, ट्राइंगल की अगर हम बात करें, ट्राइंगल के पेरीमीटर की बात करें, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर भी सम ऑफ ऑल साइड्स है। तो अगर ट्राइंगल है ए बी सी, तो ट्राइंगल की कितनी साइड्स हैं? ट्राइंगल की एक साइड है बी सी, एक साइड है ए सी और एक साइड है ए बी। तो आप देख सकते हैं बी सी को यहाँ पर डायग्राम में ए कहा गया है, तो ए सी को बी कहा गया है तो बी, और ए बी को सी कहा गया है तो सी। तो पेरीमीटर इज ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर जो है वो है ए प्लस बी प्लस सी, जो कि कॉन्सेप्ट के मुताबिक तमाम साइड्स का सम है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पेरीमीटर के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, बस तमाम साइड्स को आपने ऐड करना होता है तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें, ट्राइंगल की बात हमने खत्म कर ली, एरिया के दो फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए, पेरीमीटर की बात कर ली। अब हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। तो जनरल डेफिनेशन हमें पहले भी पता है कि क्वाड्रिलेटरल इज एनी फोर साइडेड 2D फिगर, एनी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, और 2 डायमेंशनल की बात हो रही है तो कोई भी 2 डायमेंशनल में 4 साइडेड फिगर जो है, जो क्लोज्ड हो, उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल्स हमने पहले भी कई किस्म के देखे थे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, मुख्तलिफ। तो स्टार्ट लेते हैं रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल का भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेक्टेंगल में दो साइड्स होती हैं। रेक्टेंगल के शेप हम जानते हैं कि इसकी साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं। अगर ये लेंथ है तो सामने वाली भी लेंथ होगी, ये भी एल है, ये भी एल है और ये भी बी है। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। नॉर्मली बड़ी वाली जो लेंथ होती है, जो हॉरिजॉन्टल इसमें दी हुई है, उसको हम लेंथ कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन इस केस में है, इसको या तो हम ब्रेथ कहते हैं या विड्थ कहते हैं। वी ईदर कॉल इट ब्रेथ और वी ऑल्सो कॉल इट विड्थ। तो ब्रेथ कहने या विड्थ कहने एक ही बात है, लेकिन लेंथ को हम लेंथ ही कहते हैं। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। मतलब हॉरिजॉन्टल वाली लाइन और वर्टिकल वाली लाइन की लेंथ आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आ जाता है। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल का हमें याद करना चाहिए, याद कर लें। पेरीमीटर की अगर हम बात करें, पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट फिर वही, तमाम बाउंड्रीज का सम ऑफ ऑल आउटर बाउंड्रीज। तो आइए देखते हैं रेक्टेंगल में कितनी बाउंड्रीज हैं। तो आप देख सकते हैं रेक्टेंगल क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी 4 साइड्स हैं। चारों साइड्स को प्लस कर दें, पेरीमीटर आ जाएगा। आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं इस 4 साइड्स में से 2 लेंथ हैं तो L प्लस L, और 2 ब्रेथ हैं तो ब्रेथ प्लस ब्रेथ। तो आप देख सकते हैं ये बन गया 2L प्लस 2B, जिसमें अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो फॉर्मूला बनता है 2 ब्रैकेट L प्लस B। तो ये जो फॉर्मूला नजर आ रहा है 2 ब्रैकेट L प्लस B, ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आपने रखना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने पहले भी कहा, आप ना याद करें कोई मसला नहीं है। द ओनली फॉर्मूला दैट वी हैव टू रिमेंबर इज दैट ऑफ द एरिया। भाई दिमाग पे जितना कम बोझ डाला जाए बेहतर है, तो इसीलिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज बेटर देन रट्टाफिकेशन। एरिया के फॉर्मूलाज हमें याद होने चाहिए, पेरीमीटर के फॉर्मूलाज जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से निकल जाएगी। पेरीमीटर का फॉर्मूला कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ कुछ स्टूडेंट ने गलती से कैमरा खोला हुआ है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर कैमरा बंद कर दिया जाए, बेहतर है। मेरे ख्याल से कैमरा बंद हो गया है शायद। अच्छा जी,
चले कंटिन्यू करते हैं। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल आउटर बाउंड्रीज, तमाम बाउंड्रीज का सम। और हमने उसके हिसाब से रेक्टेंगल का फॉर्मूला बना लिया 2 ब्रैकेट l प्लस बी, लेकिन मैंने फिर का फॉर्मूला याद रखना जरूरी नहीं है, तमाम बाउंड्रीज का सम ये कहना और ये जहन में रखना काफी होता है। रेक्टेंगल यहां पर हमने मुकम्मल कर ली बात। लेट्स टॉक अबाउट अ स्क्वायर। क्या स्क्वायर और रेक्टेंगल में कोई बहुत मटीरियल डिफरेंस है? शेप में तो कोई डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज कि रेक्टेंगल की सिर्फ ऑपोजिट साइड सेम होती हैं और स्क्वायर की सारी साइड्स। तो यहां पर तो ए लिखा हुआ है, लेट सपोज मैं लेंथ कह देता हूं, तो जो लेंथ है ब्रेथ भी वही है, तो मैं बिला वजह लेंथ और ब्रेथ नहीं कहूंगा, बिकॉज आई नो इन अ स्क्वायर लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ आपस में बराबर हैं। तो स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ बराबर है, इसलिए अक्सर आपने फॉर्मूला देखा होगा कि क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ एल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर साइड को ए लिया हुआ है भारत, आप जहन में रखें कि एरिया का फॉर्मूला जब आपने स्क्वायर का लिखना होता है तो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज एल स्क्वायर। मतलब लेंथ जो आपको दी होती है, क्योंकि लेंथ भी वही होती है और विड्थ भी वही होती है, लिहाजा लेंथ इंटू ब्रेथ के मुताबिक एल इंटू एल बन जाता है और जो बन जाता है एल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज एल स्क्वायर। ये स्क्वायर के एरिया की बात हो गई। फिर हम बात करें स्क्वायर के पेरीमीटर की, तो सारी डायमेंशंस एल हैं। जैसे वहां पर कुछ एल थी कुछ बी थी, यहाँ पर सारी एल है, तो हम कहेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू एल प्लस एल प्लस एल। 4 दफा एल प्लस होगा, लिहाजा पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एल। यहाँ पर क्योंकि इस डायग्राम में लेंथ को ए लिया हुआ है तो 4 मल्टीप्लाई बाय ए 4a। अगर हम जनरल बात करें लेंथ को एल कहते हैं तो पेरीमीटर वुड बी 4 टाइम्स एल। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल का मेन डिफरेंस हमें पहले ही पता था, हमने फिर रिवाइज कर लिया कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स की लेंथ बराबर होती है, स्क्वायर में तमाम साइड्स बराबर होती हैं। अगर रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला याद रख लिया जाए तो पेरीमीटर, अगर रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला याद कर लिया जाए तो स्क्वायर का ऑटोमेटिकली जहन में बैठ जाता है। तो रेक्टेंगल स्क्वायर की बात हमने मुकम्मल कर ली, बहुत आसान सी बात थी, पहले भी जानते थे, फिर भी एक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कर रहा हूं, हर बात को रीइंफोर्स कर रहा हूं। रेक्टेंगल स्क्वायर मुकम्मल। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना, फॉर्मूला बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि ये कम आता है, इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन अक्सर ये कम आने का मतलब ये नहीं है कि आता नहीं है, बिल्कुल आता है। पैरेललोग्राम का एरिया हमसे बिल्कुल पूछा जाता है। तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला है क्या, और अगर वो फॉर्मूला ना लग रहा हो तो ऑल्टरनेट फॉर्मूला क्या है? तो भाई जैसे ट्रायंगल में ओरिजिनल फॉर्मूला जो एरिया का है वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो पैरेललोग्राम का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है जो बचपन से बताया जाता है वो है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहां पर जो b है दैट इज फॉर द बेस एंड हाइट h इज फॉर द हाइट। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेकिन बात वही दोबारा से कहूंगा कि बेस एंड हाइट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बेस और हाइट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर हाइट पता है तो बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना अप्रोप्रिएट है। लेकिन सर जैसे ट्राइंगल में बेस और हाइट नहीं होते थे तो हाफ ए बी साइन सी वाला फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री ने सिखाया इस्तेमाल करते थे, तो क्या यहाँ भी वो उसी तरह का कोई फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? जी हाँ। अगर पैरेललोग्राम का ओरिजिनल फॉर्मूला बेस इंटू हाइट काम नहीं करता, क्यों नहीं काम करता? क्योंकि बेस और हाइट हमें पता ही नहीं है, या बेस पता है हाइट नहीं पता। तो फिर ऐसी सूरत में, अच्छा बेस और हाइट की बात करें तो हाइट यहाँ बीच में बना ली गई। अच्छा पैराग्राफ और ट्रेपीजियम में बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो एक बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इन अ पैरेललोग्राम, हमने पहले भी बात वैसे की हुई है कि पैराग्राम में 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं। 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। नहीं अक्सर पूछता है कि बताइए कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल का नाम बताएं। तो अगर 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हो
तो पैरेललोग्राम होता है, और अगर वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो तो ट्रेपीजियम होता है। सही है, तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन अ पैरेललोग्राम एंड अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की बात तो हम आगे जाके करते हैं। बहरहाल पैरेललोग्राम की बात करते हैं। तो फॉर्मूला बेस इनटू हाइट है, अगर काम नहीं करता तो फिर क्या किया जाए? तो भाई फिर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया जाए। कैसे लगाया जाए आइए देखते हैं एग्जांपल। ये एग्जांपल आपके सामने है जिसमें मैंने ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, और उसमें एक डायमेंशन है 10, एक डायमेंशन है 8 और इंक्लूडेड एंगल है 60। तो वी नो दैट अ पैरेललोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स। तो अगर मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर लूं, बी से लेकर डी तक अगर मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर लूं, तो दिस पैरेललोग्राम विल बी कन्वर्टेड इनटू टू ट्रायंगल्स। तो अगर मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, हाफ ए बी साइन सी, तो फिर अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बआसानी आ जाएगा। तो यहां अगर मैं जनरल फॉर्मूला आपके सामने पेश करूं, तो 2 टाइम्स हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए बी साइन सी ट्राइंगल का है, तो 2 टाइम्स हाफ ए बी साइन सी पैरेललोग्राम का हो जाएगा। और अगर मैं 2 टाइम्स हाफ ए बी साइन सी करता हूं तो 2 और हाफ हो जाएंगे कैंसिल, और मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आ जाएगा ए बी साइन सी। तो ये दूसरा फॉर्मूला जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का है वो है ए बी साइन सी, दो साइड्स और उन दो साइड्स के दरमियान इंक्लूडेड एंगल का साइन। बस यहाँ पर ये जो दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है एरिया इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा, इसका यही मतलब है। आप हाफ ए बी साइन थीटा ना लिखें, आप हाफ ए बी साइन सॉरी ए बी साइन थीटा ना लिखें, ए बी साइन सी लिख दें। बात बहरहाल वही है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ अगर हम डायगोनल बनाते हैं, जो फिगर बना हुआ है ये डॉटेड लाइन बनती, तो ए और बी, एक साइड ए है एक बी है, इनका इंक्लूडेड एंगल थीटा है, तो ए बी साइन थीटा। तो 2 टाइम्स हाफ ए बी साइन सी लिखें पहले, 2 और 2 फिर कैंसिल करें, उसके बाद आप जो है, ताकि एग्जामिनर को भी पता हो कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और कैसे फॉर्मूला आया ये बात जो है वो उसको पता है। बिल्कुल सही। सवाल पूछा गया एक बच्चे से, बच्चे ने पूछा भाई ये तक कब होता है? जब हाइट ना हो तब। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, जब एक पैराग्राम की हाइट ना हो या ना निकल सके तो ऐसी सूरत में ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात हाइट होती नहीं है लेकिन हाइट निकल सकती। अच्छा सर वो कैसे निकल सकती है? तो बेटा देखें, डायग्राम को देखें जरा। अगर ये पैराग्राम के अंदर ये जो डायग्राम बना हुआ है, यहां मैं डॉटेड लाइन ड्रॉप कर दूं, तो अगर ये हाइट है तो ये भी हाइट होगी। तो अगर मैं कह दूं, ये पॉइंट नाम दे देता हूं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज पॉइंट एक्स। तो यहां अगर ट्राइंगल ए बी एक्स की बात की जाए, ट्राइंगल ए बी एक्स की अगर बात की जाए, तो ट्राइंगल ए बी एक्स में सो का टोआ लगकर हाइट आ सकती है। अगर मुझे ए बी वाली साइड पता है और एंगल मुझे पता है, तो मैं सो का टोआ लगा के, या मुझे ए बी पता है या मुझे बी एक्स पता है और मुझे एंगल पता है, तो मैं हाइट निकाल सकता हूं। तो हाइट अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से सो का टोआ से निकाल लूं और उसके बाद बेस इंटू हाइट इस्तेमाल कर लूं, ये भी सही है। या मैं, अगर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि दो साइड्स हैं और उनके दरमियान इंक्लूडेड एंगल है, तो मैं हाफ ए बी साइन सी मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूंगा, तो उससे भी मेरे पास एरिया आ जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। सही है जी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाली बात भी कर ली कि पैराग्राम में हमने 3 पॉसिबिलिटी देखी, बेस और हाइट डायरेक्ट गिवन है, हाइट नहीं गिवन लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से हाइट निकल सकती है, केस 2 हो गया। और केस 3 कि हम ट्रिग्नोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट से हाफ ए बी साइन सी से एरिया निकालें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ हमारी पैराग्राम की बात भी मुकम्मल हो गई। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैराग्राम, ट्राइंगल हमने डिस्कस कर लिया। स्क्रीन हम चेंज करने वाले हैं, इसमें जो कॉपी करना है फटाफट 5 मिनट में कॉपी कर लें, तो फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं।
अच्छा जब लिख लें तो मुझे बता दीजिएगा, डन लिख दीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ।
अच्छा, एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो एरिया इज इक्वल टू ए बी साइन सी हो जाएगा, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 60, क्योंकि 2 और हाफ तो कट चुका, तो मेरा आंसर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 60, 40√3, जिसको मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करके दे दूंगा 69.282, पहले 5SF, अगर आगे इस्तेमाल करना हुआ फिर फाइनल आंसर 3SF 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस बेटा स्क्रीनशॉट ले लें अगर किसी ने कॉपी नहीं किया तो फिर आगे बढ़ रहे हैं। चले बेटा, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सर्कल वगैरह की बात तो एंड में करेंगे, ट्रेपीजियम की बात करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में मुख्तलिफ फिगर्स होते हैं, लेकिन काइट वगैरह का कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आपको काइट वगैरह नजर नहीं आ रहे। नॉर्मली स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम और 2 डायमेंशनल में सर्कल जो है उसकी बात होती है। क्वाड्रिलेटरल में इन चारों की बात ज्यादा होती है। अच्छा, रोम्बस की अगर हम बात करें, लेट सपोज रोम्बस की बात करते हैं, रोम्बस का यहाँ जिक्र नहीं है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पैरेललोग्राम स्लैश रोम्बस। ये अपने पास आप नोट कर लें कि रोम्बस के लिए भी वही, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल की ट्रीटमेंट सेम है ना, रोम्बस और पैराग्राम के फॉर्मूलाज वगैरह सारे सेम है, लेकिन जो है वो रोम्बस के अंदर ये होता है कि सारी साइड सेम होती है। मतलब अगर मैं शेप की बात करूं तो रोम्बस का और पैराग्राम का शेप बिल्कुल सेम होता है, बस फर्क ये होता है कि सारी साइड रोम्बस की सेम होती है। अच्छा, रोम्बस का शेप हम काइट वाला भी देखते हैं, मतलब देखें ये काइट शेप है, शेप तो लाइक अ काइट है, लेकिन ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ओह सॉरी, ऑल साइड आर सेम, तो ये भी ये भी रोम्बस कहलाएगा। और अगर शेप लाइक अ पैरेललोग्राम है तो ये भी रोम्बस है। तो रोम्बस की पहचान ये है कि उसकी सारी साइड्स बराबर है, तो कभी कभार वो पैरेललोग्राम की तरह नजर आता है और कभी कभार वो काइट की तरह नजर आता है। जेन्युइन काइट जो है, जिसको हम वाकई में काइट बुलाते हैं, उसमें ये वाली साइड इसके बराबर होती है और ये वाली इसके बराबर, चारों सेम नहीं होती, ये दो दो सेम होती है। लेकिन रोम्बस अगर काइट शेप में है तो फर्क ये होगा कि उसकी सारी साइड सेम होगी। तो रोम्बस के लिए वही फॉर्मूलाज फॉलो होते हैं जो पैरेललोग्राम के लिए फॉलो होते हैं। अच्छा, हमने सबके पेरीमीटर्स की बात की, पैरेललोग्राम की पेरीमीटर की बात नहीं की, क्योंकि पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वही है, तमाम डायमेंशंस जो हैं, तमाम एक्सटर्नल बाउंड्रीज जो है उनका सम। तो आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम के अंदर एक साइड दी हुई है ए और एक साइड दी हुई है बी, तो बी के सामने होगा बी और ए के सामने होगा ए। लिहाजा यहाँ पर देख सकते हैं कि पेरीमीटर निकालना होगा तो 2 टाइम्स ए, 2 दफा 2a, और 2 दफा b तो 2b, और अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो इट वुड बिकम 2 ब्रैकेट a प्लस b। तो मैंने पहले ही कहा था कि एरिया का फॉर्मूला दरअसल याद करने वाला होता है, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो कॉन्सेप्ट से सोचकर निकल जाता है। बस तो ये बात थी जो मैंने रह गई थी, मैंने मुकम्मल कर ली। अच्छा, ट्रेपीजियम की बात करते हैं। ट्रेपीजियम का शेप किस तरह का होता है? तो ट्रेपीजियम का शेप ना हमने इस तरह का भी देखा है। अगर हम ट्रेपीजियम की भी बात करें तो हमने सिमेट्री वाले टॉपिक में देखा था कि एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो।
ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के बराबर हो और लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती हो। और नॉर्मल ट्रेपीजियम कैसा हो सकता है? मुख्तलिफ हो सकते हैं, अलग अलग शेप हो सकते हैं। एक पॉसिबल शेप ये भी हो सकता है, ये और ये पैरेलल है तो आप देख सकते हैं ए बी सी एंड डी, और ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है। तो कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हों उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम। माय बैड, आई रिपीट, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हों उसको कहते हैं ट्रेपीजियम, और कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हों उसको कहते हैं पैरेललोग्राम। ये बात मैं पहले ही कर चुका। तो यहाँ पर अगर हम सवाल देखें तो ये ट्रेपीजियम आइसोसेलेस है या नहीं, ये तो एक अलग स्टोरी है, इसका ताल्लुक तो लाइन ऑफ सिमेट्री से है। एरिया पेरीमीटर के लिए हमारा कोई कंसर्न नहीं है कि वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है या नॉर्मल ट्रेपीजियम है। बस ट्रेपीजियम की पहचान ये है कि ऑपोजिट्स कोई एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें एक डायमेंशन जिसका नाम दिया हुआ है ए और एक डायमेंशन जिसका नाम दिया हुआ है बी, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं। अच्छा, ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला है क्या? तो मैं यहाँ प्रॉपर फॉर्मूला लिख रहा हूँ। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस वेट, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पहले भी कहीं ना कहीं शायद डिस्कस तो किया होगा, पहले भी बहुत दफ़ा जो है वो उस तरह के सवाल आए हुए हैं। अपने माशाल्लाह से इतना लंबा कोर्स कर लिया अब तक, तो कितनी चीज़ें कहाँ कहाँ कवर हुई हैं, लेकिन खास मेंसुरेशन में जो जो चीज़ें बताने की है मैं बता रहा हूँ, चाहे वो हमने पहले देखी हैं हो या ना देखी हो। वी आर लुकिंग एट दोज थिंग्स अगैन, एक रीइंफोर्समेंट ही हो जाएगी। तो एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एंड व्हाट इज हाइट? हाइट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance between parallel sides। जो साइड्स पैरेलल है उनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको कह रहे हैं हाइट। अब जैसे लेट सपोज यहाँ तो क्या राइट एंगल बना हुआ है, अब ये पैरेलल साइड है, इन दोनों के दरमियान अगर मैं डॉटेड लाइन बना दूं और ये लाइन दोनों से परपेंडिकुलर है तो ये भी हमारी हाइट है और ये भी हमारी हाइट है, और ये हमारी साइड नंबर 1 है जिसको एग्जामिनर ए कह रहा है ये पूरी, और यहाँ पर जो है वो बी है। तो अगर मैं जनरल लिखूं तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज एच, और पहली पैरेलल साइड इसमें ए बी है और दूसरी पैरेलल साइड है डी सी। तो ए बी प्लस डी सी, हाफ इंटू हाइट इंटू ए बी प्लस डी सी। तो क्योंकि यहाँ जो गिवन डायग्राम है उसमें एक चीज ए है एक बी है, तो हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी जो है फॉर्मूला में लिखा हुआ है। तो एरिया का फॉर्मूला ट्रेपीजियम का पक्का पक्का याद होना चाहिए, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाइट दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं और दोनों पैरेलल साइड्स को आपस में प्लस करते हैं। पेरीमीटर के लिए कोई एज सच फॉर्मूला नहीं होता, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, और पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अगर तमाम साइड्स मौजूद हैं तो पेरीमीटर निकल सकता है वरना नहीं निकल सकता। अगर तमाम साइड्स मौजूद नहीं है तो हो सकता है निकल सकती हूँ। कैसे निकल सकती हूँ? तो वही ट्रिग्नोमेट्री लग सकता है यहाँ पर। लेट सपोज ये डायग्राम हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, ये हाइट है। लेट सपोज ये एंगल मुझे बता दिया गया 30 है और मुझे शायद बीसी की लेंथ पता हो, तो मैं बीसी की लेंथ अगर मुझे पता है तो उसके जरिए, और मुझे ए बी की लेंथ पता है, तो बी से लेकर एक्स तक परपेंडिकुलर लाइन बनाई, एक्स ही निकल सकता है। एक्स ही कैन बी फाउंड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोका-टोआ, और एक्स आने के बाद बी सी और डी सी पूरा हमें पता नहीं था, सिर्फ ए बी पता था, तो इसका मतलब डी एक्स पता था। आप देख सकते हैं ए बी और डी एक्स बराबर है, रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम के अंदर एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है ए बी एक्स डी, ए बी सी डी हमारा ट्रेपीजियम है लेकिन उसके अंदर एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है ए बी एक्स डी। तो ए बी की लेंथ डी एक्स की लेंथ के बराबर होगी। तो अगर मुझे डी सी पूरी नहीं पता तो डी एक्स तो पता हो जाएगा, एक्स ही हम जो है ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेंगे तो डी सी पूरा आ जाएगा और हाइट हमें पता होगी। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास सारी साइड्स की लेंथ नहीं है तो हो सकता है किसी तरह निकल सकती है, और वो जो तरीका है जिससे निकल सकती है वो ट्रिग्नोमेट्री है, जिससे लेंथ वगैरह निकलती है। ट्रिग्नोमेट्री तो हमने डिटेल में पढ़ी, जिसमें हमने लेंथ निकालना सीखा।
और याद रखें मेंसुरेशन के टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री साथ साथ चलता है। पहले ट्रिग्नोमेट्री करवाने का मकसद यही होता है कि मेंसुरेशन की एक फाउंडेशन जो है वो आपके पास स्ट्रांगली बिल्टअप हो जाए, एक फाउंडेशन आपके बिल्कुल स्ट्रेंथन हो जाए, जिसके बाद मेंसुरेशन के सवालात करना आपके लिए बेहतर और आसान हो जाएगा। तो मेंसुरेशन की बुनियाद है ट्रिग्नोमेट्री, इसीलिए पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री करवाया गया और फिर अब मेंसुरेशन करवाया जा रहा है। तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। तो ट्रेपीजियम की हमने बात कर ली, सम ऑफ ऑल साइड्स होंगी या किसी ना किसी तरह निकल सकेंगी। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट सर्कल। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सर्कल की। सर्कल को हमने पहले भी देखा है, पूरा हमने एक टॉपिक कर लिया सर्कल्स पे, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में हमने एंगल्स की बात की थी और हमने उस वहां भी एरिया ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल की बात की थी। तो यहाँ हम प्रॉपर तरीके से उस बात को डिस्कस करते हैं और सर्कल के जो सब पार्ट्स हैं उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यही वो एरिया है जिसमें जो है वो 2 डायमेंशनल में थोड़ी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी और लंबी तफसीलात भी आपको देनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले जनरल गुफ्तगू से स्टार्ट लेते हैं। सर्कल, हर सर्कल में एक सेंटर पॉइंट होता है, जैसा कि हम जानते हैं नॉर्मली उसमें ओ लिखा होता है, और सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल तक जो भी लाइन होती है उसको रेडियस कहा जाता है। सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक जो भी लाइन होती है उसको हम कहते हैं रेडियस। तो सर्कमफ्रेंस जो सर्कुलर पार्ट होता है, नॉर्मली 2 डायमेंशनल शेप से बाउंड्रीज होती हैं और उन बाउंड्रीज का पेरीमीटर निकाला जाता है। लेकिन सर्कल में क्योंकि वो बाउंड्री सर्कुलर है तो सर्कुलर बाउंड्री को हम पेरीमीटर नहीं कहते, उस सर्कुलर बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। तो देख सोचा जाए तो ये सर्कमफ्रेंस जो है वो दरअसल पेरीमीटर ही है। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। लेकिन क्योंकि वो पेरीमीटर और वो जो बाउंड्री है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि वो सर्कल फॉर्म में है, वो घूमी भी है और सर्कल फॉर्म में है, लिहाजा उसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। सही है। तो गोल बाउंड्री, सर्कुलर बाउंड्री को हम पेरीमीटर नहीं कहते, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। लिहाजा सर्कल का पेरीमीटर नहीं है तो पेरीमीटर ही, लेकिन उसी पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो भाई सर्कल का एरिया और पेरीमीटर आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, इन दोनों को याद रखना है। इसके आगे मैं बहुत सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो डिराइव करवाऊंगा, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूलाज आप भूल गए ना तो आप वो सारे फॉर्मूलाज भूल जाएंगे। वो तमाम फॉर्मूलाज जिस पे मैं अभी बात करने वाला हूं, वो तमाम फॉर्मूलाज आप सिर्फ कॉन्सेप्ट से जहन में बिठा सकते हैं अगर आपके जहन में ये 2 फॉर्मूलाज बैठ गए। रेडियस हमें पता है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक कोई भी लाइन उसको रेडियस कहा जाता है। तो एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई पे एक बड़ी गुफ्तगू होती है, पहले भी हुई है कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है। हमने जो है वो इस पे यूनिट नंबर 1 में भी डिस्कशन की थी जब रैशनल इर्रेशनल नंबर्स की गुफ्तगू आई थी। तो पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। तो अक्सर इस पे बहस ये आती है कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 बचपन में हमें बताई जाती थी। तो याद रखें पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, क्योंकि मेंसुरेशन है यहाँ पर पाई बहुत दफा आएगा। तो आपने ये बात जहन में बिठा लेनी है कि सीआई की इंस्ट्रक्शन क्या कहती है। तो सीआई की इंस्ट्रक्शन कहती है यूज कैलकुलेटर वैल्यू ऑफ पाई, या फिर और एल्स यूज 3.142। या तो पाई की कैलकुलेटर वैल्यू फॉलो की जाए, मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब कि आंसर को एंड तक इन टर्म्स ऑफ पाई दिया जाए। तो यहां मैं लिख रहा हूं सजेशन में, गिव योर आंसर in terms of पाई, और उसके बाद then convert it into decimals using your calculator। पहले आसान हल ये होता है कि आप एंड तक जो आंसर लेकर आ रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ पाई लेकर आए, और एंड में कैलकुलेटर का एक ऑप्शन होता है एस और कन्वर्जन टू डी। एस
इस तरह का ऑप्शन आपके पास कैलकुलेटर में मौजूद है। एस ये एरोज हैं दोनों तरफ और डी लिखा हुआ है। इस ऑप्शन के थ्रू आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कैलकुलेटर को एंड तक इन टर्म्स ऑफ पाई आप आंसर को लेकर आए और आपने एंड में ये बटन दबा दिया तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर पाई की कैलकुलेटर वैल्यू उठा लेगा और आपका आंसर जो है आप 5 SF में लिख देंगे और फिर उसे राउंड ऑफ कर देंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। लेकिन एग्जामिनर ने खुली छूट दी है कि अगर बच्चा किसी सवाल में नहीं लिखा, अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो आप कैलकुलेटर वैल्यू लिखें या 3.142 लिखें। ये काम कब करते हैं आप? जब कोई इंस्ट्रक्शन ना हो। अगर एग्जामिनर ने कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन किसी सवाल में दी है कि गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, तो फिर आपने आंसर को इन टर्म्स ऑफ पाई ही देना है। या अगर एग्जामिनर ने लिखा है टेक द वैल्यू ऑफ पाई टू बी 3.142, तो वो कंसिस्टेंसी चाह रहा है, वो चाह रहा है हर बच्चा पाई की वैल्यू 3.142 ले, तो ऐसे केस में कैलकुलेटर वैल्यू नहीं लेनी है। अगर किसी सवाल में ये लिखा हो कि यूज 3.142 एज द वैल्यू ऑफ पाई, के वैल्यू ऑफ पाई 3.142 ले, तो फिर आपने उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। इसका मतलब अगर एग्जामिनर साइलेंट है तो फिर हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर ने पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दे दी तो वी आर बाउंड टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन। जहां कुछ नहीं लिखा तो वहां चॉइस है, जहां कुछ स्पेसिफाइड है तो फिर हमें उस वही काम करना है। अच्छा, यहाँ एक सवाल आया, सवाल पूछा जा रहा है, बच्चा एक सवाल पूछ रहा है, सर इन P1 व्हाट वैल्यू शुड वी टेक? पेपर 1 में कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए? तो इसका जवाब सुने। पेपर 1 में एग्जामिनर बाज औकात लिखकर बताता है, पेपर 1 में जहां विदाउट कैलकुलेटर काम करना होता है तो वहां एग्जामिनर बाज औकात कहता है पाई की वैल्यू 22/7 ले लें, या बाज औकात कहता है इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर दे दें, और बाज औकात हमने तो ये भी देखा कि पाई की जगह वो कहता है अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज 3। अब पाई की वैल्यू 3 मुनासिब तो नहीं है ना, लेकिन भाई वो कह रहा है कि आप पाई की जगह 3 ले लो तो बस ले लो। तो एग्जामिनर इन टर्म्स ऑफ पाई भी कह सकता है, बाज औकात 22/7 भी, हालांकि पाई की रियल वैल्यू 22/7 नहीं है, लेकिन सिर्फ आसानी के लिए कि पेपर 1 में कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाए। या बाज औकात पाई की वैल्यू 3 भी ली जाती है, बाज औकात पाई की वैल्यू 3.14 भी कहता है। तो भाई मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हैं, कोई चीज याद नहीं करनी। अगर एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन पेपर 1 में मिसिंग है तो गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, बिंदास। बट इफ द एग्जामिनर इज टोल्ड कि इसको डेसिमल में करना है तो फिर यकीनन साथ इंस्ट्रक्शन मौजूद होगी कि पाई की जगह वैल्यू क्या लेनी, 3 लेनी है, 22.7 लेनी है, 3.14 लेनी है, तो इंस्ट्रक्शन गिवन होगी। ये एग्जैक्ट मांगेगा तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, फिर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई छोड़ना होगा। लेकिन अगर उस किसी पर्टिकुलर फॉर्म में मांगा है तो इंस्ट्रक्शन दी हुई होगी, तो इसमें आप इंशाल्लाह वरिड ना हो। इनफैक्ट मेंसुरेशन के जब सवाल हम करेंगे पास पेपर्स में तो आप सवाल अटेम्प्ट करने से पहले उसका रेफरेंस जरूर देखेंगे कि क्या वो पेपर 1 का सवाल है या पेपर 2 का, क्योंकि मेंसुरेशन में सवालात के थ्रू बहुत लर्निंग होगी। जनरल लर्निंग जो मैं आपकी करवाऊंगा वो तो करवाऊंगा, मेंसुरेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ओ लेवल मैथमेटिक्स का सबसे मशहूर टॉपिक है। टेक्निकलिटी में सबसे आगे सवालात इसके टेक्निकल आते हैं, तो घबराना तो किसी सूरत नहीं है। सवाल बेशक जितना भी मुश्किल आ जाए, याद रखें 60-70% सवाल आपकी जेब में होता है। अगर आपने टॉपिक प्रॉपर तरीके से पढ़ा है, इंशाल्लाह आपको बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा, तो प्रॉपर तरीके से अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो 70% 80% मार्क्स कहीं नहीं गए। 2-4 नंबर अगर आगे पीछे हो भी जाते हैं तो आपका ए कहीं नहीं जाता, ए के लिए तो वैसे भी 50 नंबर का मार्जिन है। लेकिन खैर हम तो ए स्टार की बात करते हैं, यहाँ तक कि हम तो डिस्टिंक्शन की बात करते हैं। तो भाई डिस्टिंक्शन के लिए तो फिर आपको अपना दिमाग बड़ा जबरदस्त चलाना पड़ेगा और उसके लिए आपको बाकी बच्चों से तेज होना पड़ेगा। तो वो 2-4 नंबर जो एग्जामिनर देता है वो खास देता ही इसीलिए है कि भाई उसमें तेजी टेस्ट हो जाए कि कौन कितना तेज है। लेकिन नॉर्मली मेंसुरेशन के सवाल बहुत टेक्निकल नहीं आते। शुरू के सवाल पहले पुराने आप देखेंगे ना बहुत ज्यादा टेक्निकल है, लेटेस्ट थोड़े मुनासिब लेवल पे आपको नजर आएंगे। पुराने पास पेपर ज्यादा मुश्किल है और हम तो माशाल्लाह देख ही पुराने रहे, 2000 से 2015 जो हम टारगेट कर रहे हैं ओ लेवल क्लासिफाइड में, तो ये बेहतरीन सवाल आते हैं और बेहतरीन कलेक्शन जो आप देख रहे हैं, जो इसमें टेक्निकलिटी हर किस्म की टेस्ट हो जाती है।
तो उसके लिए बाद इंशाल्लाह लेटेस्ट पेपर्स आपके लिए करना और ज्यादा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 80% सवाल 70% सवाल आप आराम से कर सकते हैं, और अगर 2-4 मार्क आगे पीछे हो भी जाते हैं तो भाई कुल मिला के जितने टॉपिक्स और जितने कॉन्सेप्ट हमने बना लिए उसके बाद ए स्टार लाना इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। बहरहाल ए और ए स्टार की बात को छोड़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं गुफ्तगू। तो हम बात ये कर रहे थे कि सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई पे हमने बात कर ली है, और सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है, पूरी सर्कुलर बाउंड्री अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। ये तो बस आपने हिफ्स कर लेना है। बच्चे अजीब और गरीब हरकतें करते हैं, एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल कर लेते हैं, और सरकमफ्रेंस में भी कुछ और फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, एरिया को सरकमफ्रेंस बना देते हैं, सरकमफ्रेंस को एरिया बना देते हैं। भाई फॉर्मूला आपने गलत इस्तेमाल कर लिया ना, फिर आप कोई उम्मीद ना रखें कि एग्जामिनर कोई मार्क्स देगा। एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। अच्छा, अब एरिया ऑफ अ सर्कल की बेसिस पर और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बेसिस पर हम गुफ्तगू शुरू करते हैं सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट की। तो पहले लेट्स टॉक अबाउट सेमी सर्कल एंड क्वाड्रेंट। अब ये एक सेमी सर्कल मैं आपके सामने बना रहा हूं, एक मिनट इसको ब्लैक से बनाने दो। सही है। अच्छा, अब मैंने एक डायमीटर बनाया, तो एक सर्कल जो है वो 2 सेमी सर्कल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात हम जानते हैं। अच्छा, अब देखिएगा, अब अगर मैं इरेजर से ही नीचे वाला पार्ट मिटा दूं तो ये सर्कल जो है सेमी सर्कल बन चुका है। अच्छा, अब देखिएगा, सर्कल में जो बाउंड्री अंदर की तरफ होती है, सेमी सर्कल में वो बाउंड्री बाहर की तरफ आ जाती है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेमी सर्कल। बाकी कुछ कॉपी करना हो तो इंशाल्लाह मैं मौका दे दूंगा, अभी सिर्फ सेमी सर्कल वगैरह की बात करने दें। सेमी सर्कल हाफ ऑफ अ सर्कल है। अब मुझे कोई कहता है कि एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल बताएं, सेमी सर्कल का एरिया बताएं। तो सेमी सर्कल है, अच्छा ये बात हमें पहले भी पता है, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो अगर कोई डायमीटर कहेगा तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ अ सर्कल, ये बात हम जानते हैं, सेमी मींस हाफ, सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला अगर मुझे पता है तो सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला निकालना तो कोई मुश्किल नहीं है। हम कहेंगे एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। जो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है उसी को हाफ कर दिया, एरिया इज हाफ पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब बात करते हैं पेरीमीटर की, सेमी सर्कल की पेरीमीटर की बात करते हैं। अच्छा, यहां मैं सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि यहां सर्कुलर पार्ट भी है और स्ट्रेट लाइन भी है। सर्कल की अगर मैं बात करूं तो सर्कल में अगर कोई लाइन अंदर की तरफ बनी हुई है तो ये इंटरनल बाउंड्री है, लिहाजा पेरीमीटर में इस इंटरनल को हम नहीं लेते। लेकिन अब जब सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं तो वही बाउंड्री जो इंटरनल हुआ करती थी वो तो एक्सटर्नल है, और पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट तो हम जानते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्रीज, तमाम एक्सटर्नल बाउंड्रीज का सम। तो अगर हम यहां पर देखें तो एक सर्कुलर पार्ट है, ए एक्स बी सर्कुलर पार्ट है, इसको हम सर्कमफ्रेंस कह सकते हैं, और ए बी जो है स्ट्रेट लाइन है जो कि डायमीटर है 2 टाइम्स रेडियस। तो अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो मैं कहूंगा पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज सर्कमफ्रेंस ए एक्स बी, जिसको, अच्छा सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट होता है ना, पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस, उसको हम आर्क लेंथ कहते हैं, याद रखें ये बात। पूरा जो गोल होता है उसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस, फुल फुल सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। उसी सर्कमफ्रेंस का अगर एक पार्ट
उसकी बात करें, वो पार्ट एग्जैक्ट हाफ है, एग्जैक्ट 1/4 है, या कोई और प्रोपोर्शन है, उससे फर्क नहीं पड़ता। पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस को हम कहते हैं आर्क लेंथ। तो हम यहां पर कह रहे हैं आर्क ए एक्स बी प्लस डायमीटर। क्यों भाई? क्योंकि वो डायमीटर जो पहले सर्कल में अंदर हुआ करता था वो यहां पर एक्सटर्नल है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू आर्क लेंथ प्लस डायमीटर, और डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस। अच्छा, आर्क लेंथ क्या है? अब पूरा जो सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर। जो पूरा सर्कल है इसका सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर। बेटा क्वाड्रिलेटरल का आर्क नहीं होता, क्वाड्रिलेटरल में स्ट्रेट लाइंस होती हैं, सिर्फ सर्कल में आर्क लेंथ का कॉन्सेप्ट होता है। सर्कुलर चीज पूरे सर्कल को सरकमफ्रेंस कहते हैं, और अगर उसका पार्ट हो तो उसको आर्क लेंथ कहते हैं। आर्क सर्कुलर के लिए इस्तेमाल होता है, सर्कुलर पार्ट जो सर्कुलर वाली चीज होती है उसके लिए आर्क लेंथ का लफ्ज इस्तेमाल होता है। क्वाड्रिलेटरल में आर्क लेंथ नहीं होता, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, लेंथ्स होती हैं, साइड्स होती हैं। अच्छा, आर्क ए एक्स बी, कोई बात नहीं, ऐसे सवाल अगर हो जो आपको लग रहे हो कि आपको पूछना है, आप चैट पे पूछ लिया करें, उसका जवाब आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू आर्क, बल्कि कोई सवाल लाइव भी पूछना चाहें तो रेज हैंड करके पूछ सकते हैं, आपको हमेशा से मौका दिया है। मैं अपने हिसाब से काफी दफा चीजों को रिपीट कर देता हूं, लेकिन फिर भी कोई सवाल आपको लगे कि चैट के थ्रू भी रिजॉल्व नहीं हो रहा तो फिर आप बेशक रेज हैंड करके सवाल पूछ सकते हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं इस टॉपिक में, इंशाल्लाह 1 बाय 1 सारी चीजें आपको बताता रहूंगा। इंशाल्लाह आप सीखते रहेंगे, और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, तो सेमी सर्कल की अगर हम बात करें तो सेमी सर्कल में एक तो ये सर्कुलर बाउंड्री है जिसको मैं कह रहा हूं आर्क एक ए एक्स बी, और एक डायमीटर है। अच्छा, आर्क ए एक्स बी कैसे निकलेगा? तो देखिए पूरा जो 2 पाई आर है उसका हाफ, जब सेमी सर्कल निकाला हमने तो वो हाफ ऑफ सर्कल था, तो ये जो 2 पाई आर पूरी बाउंड्री से उसका एग्जैक्ट हाफ हो गया। तो नाउ वी विल से हाफ ऑफ 2 पाई आर। तो देखिए हमें सेमी सर्कल का पेरीमीटर याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे सर्कल का सर्कमफ्रेंस याद है हाफ ऑफ 2 पाई आर। लेकिन दिस इज जस्ट द सर्कुलर पार्ट, दिस इज नॉट द एंटायर पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में तो वो चीज जो इंटरनल सर्कल में इंटरनल थी वो सेमी सर्कल के लिए एक्सटर्नल हो चुकी है, लिहाजा डायमीटर को भी ऐड करेंगे, एंड डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस। तो अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं उसको, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इट वुड बिकम 2 और 2 कट गए, and perimeter would be pi r plus 2r। तो अगर आपको कभी सरकमफ्रेंस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला ये नजर आए तो आप परेशान मत होइएगा कि ये कैसे आया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, 2 पाई आर का हाफ कर दिया तो पाई आर बन गया, और डायमीटर जो इंटरनल था वो एक्सटर्नल हो चुका है तो उसको भी ले लिया पेरीमीटर की कंसिडरेशन में, क्योंकि वो भी एक्सटर्नल बाउंड्री है। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, दिस इज नाउ एक्सटर्नल, this will be added when we are taking perimeter. So this is what are the formulas of a semicircle. Now let's talk about a quadrant. Quadrant का भी जिक्र अक्सर आता है। What is a quadrant? It is a quarter circle. 1/4 of a circle को हम quadrant कहते हैं। सही है, quadrant is 1/4 of a circle. अच्छा जी, अब देखिए मैंने यहाँ इसको अटैच कर दिया, और फिर हमने जो है एक आकलन बना दिया। अब सर्कल के 4 हिस्से अगर किए जाएं, सर्कल के 4 हिस्से किए जाएं तो हर हिस्सा क्वाड्रेंट है। एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अच्छा, अब एक बात जो मैं आपके सामने वाज़ेह करना चाहूंगा कि अगर कभी एग्जामिनर ने सेमी सर्कल दिया हो और 10 लिखा हुआ हो तो आप समझ जाएं कि ये 10 डायमीटर है, और अगर आपने एरिया वगैरह निकालना है तो आपने रेडियस 10 डिवाइड बाय 2 करके निकालना पड़ेगा, रेडियस आ जाएगा 5। लेकिन अगर क्वाड्रेंट दिया हुआ है तो क्वाड्रेंट में ये जो लाइन दी हुई होती है ना, ये रेडियस ही होती है। तो क्वाड्रेंट की जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज हैं, सर्कल में जो इंटरनल बाउंड्रीज थी 2-2, क्वाड्रेंट में ये दोनों इंटरनल बाउंड्रीज बाहर आ गई, एक्सटर्नल हो गई।
तो अगर सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट के एरिया की बात करूं, तो क्वाड्रेंट एग्जैक्ट 1/4 ऑफ अ सर्कल है, तो उसका फॉर्मूला भी 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, तो क्वाड्रेंट हो जाएगा 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद एरिया पाई आर 1/4 पाई आर स्क्वायर हो गया, सही है। बात करते हैं पेरीमीटर की। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो पेरीमीटर की तमाम एक्सटर्नल बाउंड्रीज, तो एक आर है, दूसरा भी आर है, और आर्क ए सी है। तो मैं कह रहा हूं पहले आर्क ए सी, फिर प्लस पहला रेडियस प्लस दूसरा रेडियस। तो आर्क ए सी कैसे आएगा? तो आप देख सकते हैं इस पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, और क्वाड्रेंट उसका एग्जैक्ट 1/4 है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए जो आर्क ए सी है, उसको हम कहेंगे 1/4 ऑफ 2 पाई आर। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, उसका 1/4, और 2 टाइम्स रेडियस को ऐड कर देंगे। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, ये 2 और 4 कैंसिल होके हाफ हो गया, इट वुड बिकम हाफ पाई आर प्लस 2 आर। ये बन गया हाफ पाई आर प्लस 2 आर। तो यहां हमारे पास क्वाड्रेंट के एरिया और पेरीमीटर भी इसी फॉर्मूला से डिराइव हो गए जो सर्कल के फॉर्मूलाज थे। सही है जी। तो यहां हमने सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट के फॉर्मूलाज को भी लॉक कर दिया। याद रहे, ये फॉर्मूलाज याद रखना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट का समझना जरूरी है कि ये निकले कैसे। इसीलिए मैंने आपके सामने निकाले हैं, ताकि आपके जहन में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो कि ये कैसे निकले हैं और क्या प्रोसीजर हमने फॉलो किया है। तो फॉर्मूलाज का रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन फॉर्मूला की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि अल्टीमेटली जो याद रखना है वो सरकमफ्रेंस एंड एरिया है। बाकी जहन में कॉन्सेप्ट होगा जिसके जरिए ये तमाम फॉर्मूलाज डिराइव हो जाएंगे। तो एग्जाम में बैठे बैठे भी ये काम आप कर सकते हैं, तो इसमें कोई कमाल की बात नहीं है। तो मैंने स्क्रीन छोटी कर दी है, अगर आपने कोई चीज लिखनी है तो लिख लें। ट्रेपीजियम भी ऊपर लिख लिया था। अभी हमने सेमी सर्कल की बात कर ली, क्वाड्रेंट की बात कर दी, सेक्टर और सेगमेंट वाली बात हमने करनी है। तो पहले इतना जितना हमने लिख लिया उसको लिख लें जो लिखना चाहते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ जाओ। लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ जाएं। डन लिख दीजिएगा, सबको लिखना है चैट बॉक्स पे, डन।
यहाँ सेक्टर वगैरह के बारे में लिखा हुआ है और सेक्टर का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तो भारत अभी इसको लिखना बेशक ज़रूरी नहीं है, अभी मैं इसके बाद सेक्टर और सेगमेंट की बात करने जा रहा हूँ, तो ये मेरा अगला टास्क है, इसको मैं प्रॉपर तरीके से सारे फॉर्मूलाज वगैरह सब लिख पाता हूँ। अच्छा, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं एक बात कर देता हूँ, ये पाई डी लिखा हुआ है अक्सर जगहों पे, तो आप याद रखें ये जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर, तो अगर आप देखें तो ये कॉन्सेप्चुअली 2r मल्टीप्लाई बाय पाई है, इसलिए 2r जो है वो डायमीटर को कहते हैं, लिहाजा पाई डी। अक्सर किताबों में भी और कई जगहों पे आपको सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पाई डी नजर आएगा। तो बहरहाल आप पाई डी वाई डी छोड़ें, आप 2 पाई आर वाला फॉर्मूला जहन में रखें, लेकिन आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि पाई डी का मतलब क्या है। कोई आपसे कहे कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पाई डी है, तो उससे बहस ना शुरू कर देना, उसको सिर्फ इतना कहना कि भाई मुझे पता है 2 पाई आर से मैंने याद किया है और 2r का मतलब डायमीटर ही होता है, तो उसको पाई डी भी कहा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी तरह ये जो यहाँ जो सेमी सर्कल के फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं ये भी उसी हिसाब से हैं, लेकिन हमने जो फॉर्मूलाज यहाँ पर आर के टर्म्स में लिखे हैं, आप आर वाली फॉर्म में ही लिखें, क्योंकि हम एग्जामिनेशन में डी नहीं ले रहे होते हैं, हम रेडियस के थ्रू ही काम कर रहे होते हैं। लिहाजा जो आर वाले जितने फॉर्मूलाज हैं क्वाड्रेंट के सेमी सर्कल के जो मैंने लिखे हैं, आप उसी को फॉलो करें, या जो ऊपर सेमी सर्कल के डायमीटर वाले फॉर्मूलाज लिखें, लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहते कोई मसला नहीं है। रेडियस वाले फॉर्मूला सेमी सर्कल क्वाड्रेंट के मैंने आपके सामने रख दिए हैं। सेक्टर के फॉर्मूलाज पे तो अभी मैंने बात ही नहीं की, तो मैं भी इंशाल्लाह डिस्कशन करता हूँ सेक्टर की अलग से, जिसके बाद आप सेक्टर की पूरी चीजें नोट डाउन कर सकते हैं। टेबल में पेरीमीटर का फॉर्मूला डिफरेंट नहीं है। अगर आप देखें पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ 2 पाई आर, तो वही बात है 2 पाई आर को हम कहते हैं पाई डी, तो हाफ ऑफ पाई डी प्लस डायमीटर, तो हमने बस को खोल के लिखा हुआ था डायमीटर 2r होता है, जो 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर हो जाता है, प्लस 2r हो जाता है। तो फॉर्मूला हमने जिस फॉर्म में लिखा है वो बेस्ट फॉर्म है, तो उसमें तो खाली आपने सब्स्टिट्यूट करना है डायरेक्ट। उस फॉर्म में ये कि डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ आर, और डायमीटर पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद मैंने आपको कनेक्शन बता दी। जो सवाल आ रहा है जैसे टेबल में फॉर्मूला कुछ और हमने कुछ और लिखा है, तो वो फॉर्मूला कैसे आ गया, क्या सबको क्लियर है ये बात, आगे बढ़ो, कोई मसला तो नहीं है। हाँ बेटा, पाई आर प्लस डी भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, वो एक ही बात है। सही है बेटा, क्लैरिटी आ गई, दैट्स ग्रेट। चले सही है, तो यहाँ पर हमने अल्लाह के फजल से एक पार्ट अपने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब बात करते हैं सेक्टर की, डिटेल डिस्कशन करते हैं सेक्टर की। सेगमेंट पे तो हमने पहले भी बात की थी, बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सेक्टर। व्हाट इज अ सेक्टर? व्हाट इज अ सेक्टर? तो सेक्टर इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। भाई सेमी सर्कल क्या है? सेमी सर्कल भी एक सेक्टर है, लेकिन ऐसा सेक्टर जिसका एंगल मुझे पता है। सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, लेकिन उसका एक एंगल होता है मखसूस। तो अगर मैं कहूं क्या सेमी सर्कल एक सेक्टर है, मैं बोलूंगा यस, सेमी सर्कल इज ऑल्सो अ सेक्टर, लेकिन एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज 180 डिग्री। क्वाड्रेंट या क्वार्टर सर्कल इज ऑल्सो अ सेक्टर, ये भी एक सेक्टर है, लेकिन ये ऐसा सेक्टर है जिसका एंगल हमें पता है 90। तो सेमी सर्कल या क्वाड्रेंट भी सेक्टर ही है, लेकिन ऐसे सेक्टर्स हैं जिसका एंगल हमें पता है। तो अगर किसी सेक्टर का एंगल 180 या 90 होगा तो उसका स्पेसिफिक नाम है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल को जनरल कोई भी फोर साइड फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, लेकिन अगर उस क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड है तो उसको हम एक नाम से जानते हैं, ट्रेपीजियम।
अगर उसकी परपेंडिकुलर साइड्स हैं, चारों साइड्स परपेंडिकुलर, उसको रेक्टेंगल कहेंगे। चारों साइड्स परपेंडिकुलर होने के साथ साथ चारों साइड्स की लेंथ बराबर भी है तो स्क्वायर कहेंगे। तो जब उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मीट होती हैं तो उसका नाम हम स्पेसिफिक कर देते हैं। क्वाड्रिलेटरल तो जनरल है, तो सेक्टर एक जनरल नाम है जो सबके लिए यूज होता है। पूरा जो सर्कल है उसके अलावा अगर उसका छोटा सा हिस्सा जो निकाला जाएगा, चाहे वो हिस्सा छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, अगर उसका एंगल 180 या 90 है तो उसका स्पेसिफिक नाम है सेमी सर्कल या क्वाड्रेंट। लेकिन अगर अदर देन 180 और 90 है तो उसको हम जनरली कहेंगे सेक्टर। तो नॉर्मली हम सेक्टर जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फॉर दोज एंगल्स व्हिच आर अदर देन 180 एंड 90, क्योंकि 180 एंड 90 के लिए हम स्पेसिफिक नाम इस्तेमाल करते हैं। तो सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। अच्छा, इसकी मिसाल ऐसी है कि आप पिज्जा खाते हैं, उस पिज्जा में अगर आप रेगुलर पिज्जा खाते हैं तो उसमें 6 स्लाइसेस होती हैं। तो 6 स्लाइसेस जो हैं वो 6 सेक्टर्स हैं, और वो 6 स्लाइसेस बराबर भी हो सकती हैं, और थोड़ी कुछ बड़ी स्लाइसेस होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। तो क्या होता है, किसी का एंगल ज्यादा होता है, किसी का एंगल कम होता है, कुछ छोटे सेक्टर्स होते हैं, कुछ बड़े सेक्टर्स होते हैं। तो पिज्जा का सुन के मुंह में सबके पानी तो आ गया होगा, लेकिन खाने को छोड़ें, अभी हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो उस पर फोकस करें। तो रेगुलर पिज्जा में 6 सेक्टर्स होते हैं, 6 स्लाइसेस होते हैं, और लार्ज पिज्जा में 8 स्लाइसेस होते हैं। फिर हम एक्स्ट्रा लार्ज पे जाते हैं, जंबो साइज पे जाते हैं, तो वो और ज्यादा सेक्टर्स उसमें होते हैं। तो ये बहरहाल हमें सिर्फ आइडिया देने के लिए एग्जांपल है कि जो पिज्जा के स्लाइसेस है जो सेंटर से निकलते हैं, अब देखिए वो कहां से निकल रहे होते हैं, वो सेंटर से निकल रहे होते हैं। तो सेंटर से निकला हुआ एक हिस्सा सर्कल में सेंटर के थ्रू एक निकला हुआ हिस्सा, उसको हम कहते हैं सेक्टर। आइए इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको बताते हैं। ये एक सर्कल है और इस सर्कल का एक सेंटर है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने एक रेडियस बनाया और मैंने दूसरा रेडियस बनाया। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। जब दोनों रेडियसेस हैं तो दो रेडियसेस के दरमियान और आर्क लेंथ के दरमियान, हमें पता है ना, ये जो यहां से लेकर यहां तक जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज नोन एज आर्क लेंथ। तो ये जो आर्क लेंथ है, अच्छा आर्क लेंथ का सिंबल जो है ना, लिखें तो सही है, नहीं लिखें तो भी सही है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि नॉर्मली वी यूज एस। आर्क लेंथ को हम डिनोट करते हैं एस से। आर्क लेंथ जैसे एरिया के लिए ए, पेरीमीटर के लिए पी, तो आर्क लेंथ को हम नॉर्मली एस कहते हैं। तो याद रखें, कभी एस कहीं आपको नजर आए किसी किताब वगैरह में तो आप घबराएं मत, एस इज यूज्ड फॉर आर्क लेंथ। तो सेक्टर क्या है? अगर सेंटर से सरकमफ्रेंस तक दो लाइंस भेजी जाएं तो वो दोनों लाइनें रेडियस कहलाएंगी। सेंटर टू सरकमफ्रेंस द लाइन ड्रॉन इज नोन एज रेडियस। जब दो रेडियसेस बनाए जाएं तो दो रेडियसेस और आर्क लेंथ के दरमियान जो हिस्सा है, दिस पार्ट इज नोन एज अ सेक्टर। अच्छा, अब जब दो लाइनें बनती है ना तो एक सेक्टर एग्जिस्टेंस में आता है। तो जो छोटा वाला सेक्टर होता है, अच्छा दो सेक्टर्स एक साथ वजूद में आते हैं, जब दो रेडियसेस बनते हैं तो एक सेक्टर नहीं आता, दो सेक्टर्स वजूद में आते हैं। जो स्मॉलर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर। जो स्मॉलर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर। अच्छा सर, ये माइनर मेजर का डिसीजन कैसे होगा? तो ऐसा सेक्टर जिसका एंगल लेस देन 180 हो, लेस देन 180 डिग्री अगर एंगल है, किसी सेक्टर का एंगल अगर 180 डिग्री से कम है तो ऐसे सेक्टर को माइनर सेक्टर कहते हैं। और किसी सेक्टर का एंगल अगर ग्रेटर देन 180 है तो ऐसे सेक्टर को मेजर सेक्टर कहते हैं। तो एक होता है माइनर सेक्टर, एक होता है मेजर सेक्टर। तो अगर लेट सपोज एग्जामिनर ने एक सर्कल हमें बना के दिया है और उसका एंगल है थीटा, अभी मैं जनरल बात करता हूं, माइनर सेक्टर का एंगल है थीटा, तो मेजर सेक्टर का एंगल कैसे निकलेगा? अगर मुझे मेजर सेक्टर का एंगल निकालना है तो हमें पता है कि किसी भी पॉइंट पे जो सर्कुलर एंगल होता है वो 360 होता है। तो ये वाला एंगल निकलेगा 360 माइनस थीटा। तो माइनर सेक्टर का एंगल अगर थीटा है
तो मेजर सेक्टर का एंगल हो जाएगा 360 माइनस थीटा। सही है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके फॉर्मूलाज क्या हैं। अब जरा मुझे एक बात बताएं, सेमी सर्कल का जब हमने एरिया देखा तो वो एरिया कैसे निकला? हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। ये बात हम डिस्कस करके आ चुके हैं। तो व्हाट इज हाफ? हाफ इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ सर्कल। तो ये फ्रैक्शन हाफ हमें कैसे पता चला? क्योंकि हम जानते हैं सेमी सर्कल का एंगल 180 डिग्री होता है, तो टोटल एंगल 360 है। अगर मुझसे कोई कहे कि 180 360 का कितना फ्रैक्शन होता है, 180 अपॉन 360 का फ्रैक्शन बताएं, तो हमें पता है कि वो फ्रैक्शन होगा 1/2। तो हम 1/80 180 इंटू 180 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर नहीं लिखते, क्योंकि हमें पता है कि 180 अपॉन 360 तो हाफ ही होता है, तो हम हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन अगर एंगल अदर देन, अच्छा, और क्वाड्रेंट में क्या करते हैं? क्वाड्रेंट में जब हम एरिया निकालते हैं तो हम करते हैं 90 अपॉन 360 नहीं करते, हम 1/4 करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 90 डिग्री का मतलब होता है, 90 अपॉन 360 का मतलब होता है 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर एंगल अदर देन 90 या 180 हो तो फिर वो फ्रैक्शन ना 1/2 होता है ना 1/4, तो फिर वो फ्रैक्शन हमें निकालना पड़ता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हाउ डू वी फाइंड अ फ्रैक्शन। अगर मुझे सर्कल का एक हिस्सा है उसका फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि उस वो जो पार्ट है, वो जो सेक्टर है, वो कितना फ्रैक्शन ऑफ द एंटायर सर्कल है। तो फ्रैक्शन निकालने का कॉन्सेप्ट होता है थीटा अपॉन 360। If we have to find the fraction of a particular part of a circle, which is known as a sector, then the fraction can be found by taking the angle in the numerator and the total angle, that is 360, in the denominator. So fraction is 360, fraction is theta upon 360. तो जब मुझे कोई कहता है ना कि एरिया ऑफ अ सेक्टर बताओ, मुझे कोई कहता है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर बताओ, एरिया ऑफ अ सेक्टर, तो मैं कहूंगा सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, और सेक्टर तो उसी का एक पार्ट है, तो थीटा अपॉन 360, जिससे फ्रैक्शन आ जाएगा, इनटू पाई आर स्क्वायर। तो नॉर्मली सेक्टर अलग से बना हुआ आता है, दो स्ट्रेट लाइंस हैं और एक आर्क लेंथ है। तो याद रखें, अगर लेट सपोज इस तरह का कोई सिनेरियो है, ये हमारा सेक्टर है, इस सेक्टर का एक एंगल है थीटा, इसमें दो रेडियसेस हैं और एक आर्क लेंथ है जिसको हम एस कह रहे हैं। अब अगर मुझे एरिया ऑफ दिस सेक्टर निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला सर्कल के फॉर्मूला से ही कनेक्टेड है। सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है और सेक्टर तो उसी सर्कल का एक पार्ट है। तो पार्ट ऑफ अ सर्कल है, पार्ट ऑफ अ सर्कल तो कौन सा कितना पार्ट है? 1/4 है, क्वाड्रेंट 1/4 होता है, सेमी सर्कल हाफ होता है। लेकिन सेक्टर अगर एंगल 90 180 नहीं है तो फिर हमें फ्रैक्शन नहीं पता, तो फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? थीटा अपॉन 360 करके फ्रैक्शन निकलेगा। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला याद रखें, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। मैं सिर्फ फॉर्मूला रटवा नहीं रहा हूं, मैं फॉर्मूला कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला समझ के याद करेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे। तो वी हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट आर्क लेंथ, अगर मैं आर्क लेंथ की बात करूं तो सेमी सर्कल के केस में मैंने कहा था 1/2 ऑफ 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस सर्कल का 2 पाई आर होता है। तो हमने कहा था हाफ ऑफ 2 पाई आर, क्वाड्रेंट में कहा था 1/4 ऑफ 2 पाई आर, लेकिन यहाँ तो हम फ्रैक्शन नहीं जानते। तो अगर मुझे यहां पर आर्क लेंथ निकालनी है तो मुझसे पूछता है कि आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर बताओ, जिसको मैं एस से डिनोट करूंगा। तो हम बोलेंगे सम फ्रैक्शन ऑफ 2 पाई आर, बिकॉज द एंटायर सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर। तो आर्क लेंथ इज सम फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन ऑफ 2 पाई आर। नाउ डू वी नो द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन पता नहीं होता, निकल जाता है। कैसे निकलता है? थीटा अपॉन 360 से। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर निकालने के लिए फ्रैक्शन ऑफ 2 पाई आर करेंगे और हमारे पास जो है वो आर्क लेंथ आ जाएगी। सर क्या पेरीमीटर का फॉर्मूला भी होता है? बेटा पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। पेरीमीटर इज सम ऑफ
ऑल एक्सटर्नल बाउंड्रीज, तमाम एक्सटर्नल बाउंड्रीज का जो सम होता है उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। तो इस सेक्टर में कितनी बाउंड्रीज आपको नजर आ रही हैं? पहली बाउंड्री, दूसरी बाउंड्री और तीसरी बाउंड्री। एक बाउंड्री है आर्क लेंथ जिसको मैं कह रहा हूं S, और दूसरी बाउंड्री है R, और तीसरी बाउंड्री भी है R। तो आप देखिए मैंने सेमी सर्कल में भी 2R लिखा था, क्वाड्रेंट में भी एंड में 2R आया था, और किसी जनरल सेक्टर में भी पेरीमीटर में 2R आता है। तो आर्क लेंथ, चले पहले मैं यहाँ आर्क लेंथ दिखता हूं, आर्क लेंथ प्लस 2R, R प्लस R, तो ये हो जाएगा S प्लस 2R। तो अगर मुझे कोई आर्क लेंथ की बात करेगा तो मैं सिर्फ आर्क लेंथ निकालूंगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेकिन अगर मुझे कोई कहेगा पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर बताएं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बताएं, तो फिर मैं कहूंगा भाई आर्क लेंथ में 2 टाइम्स रेडियस प्लस भी कर लें। अच्छा, फॉर्मूला रटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है फॉर्मूला को समझें, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में सवाल आते हैं, उसमें पूछा जाता है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो अगर कभी एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन पूछा जाएगा ना, तो फिर हमें सिर्फ वो वाली बाउंड्रीज लेनी होंगी जो शेडेड रीजन के इर्द गिर्द है। तो खैर उस पर भी बात कर लेंगे ताकि समझ आ जाए आपको, उसमें हम बाद में बात कर लेंगे, अभी हम मजीद कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते। तो सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सेक्टर क्लियर हो गया, आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर क्लियर हो गया, और पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर क्लियर हो गया। ये तमाम फॉर्मूलाज कॉन्सेप्चुअली आपको समझाए, उसके बाद मैंने आपको कहा कि आप याद कर सकते हैं, याद करना चाहें तो, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपके जहन में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। आपको एग्जामिनर ने एक सवाल दिया और उसमें एक सेक्टर आपको बना के दिया और आपको एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और सर्कल का जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, और आपसे कहा जाता है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर या आर्क लेंथ, फाइंड द, या पेरीमीटर ही कर देते हैं, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर। तो आपको जैसे ही आपने कहा ना, एग्जामिनर ने जैसे ही कहा ना मेजर, आप इसको अंडरलाइन कर लें कि भाई मेजर सेक्टर कहा गया है, इसका मतलब ये जो एंगल है जो 180 से छोटा है ये तो माइनर सेक्टर का एंगल है। तो पहले मैं 360 से माइनस करके मेजर का एंगल निकालूंगा जो कि 300 होगा। फिर अगर मुझसे एरिया पूछा जा रहा है तो एरिया वुड बी 300 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, और जिसका आंसर बआसानी आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। 300 अपॉन 360 कैलकुलेटर पे लिखें, इंटू पाई इंटू 5 स्क्वायर, डेसिमल के ऑप्शन से कन्वर्ट करें तो आपका एरिया आ जाएगा 65.4498। 6 SF में लिख दिया मैंने, अगर इसको 3 SF में राउंड ऑफ करते हैं इट वुड बिकम 65.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मुझे निकालना है पेरीमीटर तो पहले मैं आर्क लेंथ निकालूंगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो इसका आंसर आर्क लेंथ का आ रहा है 26.1799, इसको हम राउंड ऑफ करके कह सकते हैं 26.2 सेंटीमीटर। एंड इफ वी आर टू फाइंड द पेरीमीटर देन आर्क लेंथ निकालना काफी नहीं है, आर्क लेंथ में 2 टाइम्स रेडियस ऐड भी करना पड़ेगा, तो पेरीमीटर वुड देन बिकम 26.2 प्लस 10 which is 36.2 centimeter. So this would be our perimeter correct to 3 significant figures. तो इस तरह से निकालते हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। अगर मेजर माइनर लिखा हुआ है तो उसी का निकालेंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, बाज़ औक़ात एक कंफ्यूजन जो आ जाती है उस पर भी बात कर लेता हूँ।
एक एग्जामिनेशन का ही सवाल है, पास पेपर्स का ही। एग्जामिनर ने ये किया हुआ है, देखें। एग्जामिनर ने ये किया हुआ है और यहाँ आपको एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, चले कुछ भी दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, चलो। और आपसे एग्जाम्पल में पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया, द डायग्राम शोज अ सेक्टर, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। आपको पता है यहाँ बच्चा पहला सवाल क्या पूछता है? जब भी मैंने टेस्ट में दिया ना, तो अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं, सर यहाँ माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है या मेजर का? यहाँ तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो यहाँ माइनर का निकालना है या मेजर का निकालना है? तो भाई यहाँ पर मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर जो सेक्टर बना हुआ है ये माइनर बना हुआ है या मेजर बना हुआ है? अच्छा चले, डॉटेड लाइन भी बनी हुई है, पास होगा, डॉटेड लाइन भी बनी हुई होती है। तो डॉटेड लाइन का मतलब है वो चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ जो हमें दिया हुआ है वो तो है ही मेजर सेक्टर, तो माइनर का सवाल जहन में कैसे आया आपके? भाई जब पूरा सर्कल बना हुआ हो और वो सॉलिड बाउंड्री हो, तो फिर तो सवाल पैदा होता है ना कि माइनर या मेजर। लेकिन जब एग्जामिनर ने एक चीज बना के जो दी है वो है ही मेजर सेक्टर, तो वो तो यही लिखेगा ना, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। बच्चे पूछते सर यहाँ सवाल गलत है, माइनर या मेजर नहीं लिखा हुआ। अल्लाह के बंदो, यहाँ माइनर सेक्टर बना हुआ ही नहीं है, उसने बना के मेजर दिया हुआ है। तो याद रखें, ऐसे केस में अगर कभी ऐसा एग्जाम्पल आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये मेजर सेक्टर ही गिवन है। मेजर सेक्टर इज गिवन, देयरफॉर उसी का एरिया एंड पेरीमीटर निकालेंगे। बात सिंपल है। पूरा बना हुआ हो तो माइनर मेजर स्पेसिफाई करना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर किसी सवाल में माइनर या मेजर का लफ्ज ना लिखा हो तो फिर सवाल गौर से देखें, डायग्राम को देखें, यकीनन आपको नजर आ जाएगा कि जो सेक्टर गिवन है वो या तो माइनर है या मेजर है। माइनर में तो खैर मसला ही नहीं होता, मेजर में ही बात होती है। तो इसलिए मैंने मेजर का एग्जाम्पल बता दिया कि भाई क्या चीज है जो आपको एग्जाम में तंग कर सकती है। ये हमने बात कर ली सेक्टर पे मुकम्मल एरिया एंड पेरीमीटर के हवाले से। क्या सेक्टर की नॉलेज सबको क्लियर है? क्लियर भी लिख दें और कॉपी भी कर लें, उसके बाद मुझे डन और क्लियर दोनों लिख दें ताकि मुझे कन्वीनियंस हो जाए कि सबको समझ आ गया। सही बेटा, मेंसुरेशन का 2 डायमेंशनल पे हमने थोड़ी और बात करनी है, आज नहीं करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सेक्टर की बात मैंने कर दी, फिर सेगमेंट की कुछ बात करनी है, कुछ शेडेड एरिया के हवाले से बात करनी है, 2 डायमेंशनल की बात भी अभी बाकी रह गई है। बहरहाल अगर किसी ने अब तक कॉपी नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद प्रॉपर नोट्स वगैरह बना लें, और जितना मैंने आज पढ़ाया, जो कुछ आज पढ़ाया उसको प्रॉपर तरीके से रिव्यू करके रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में तशरीफ लाइएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पहले 2 डायमेंशनल को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करके निपटाएंगे, और अगर टाइम बचा तो 3 डायमेंशनल पे आएंगे, वरना 2 डायमेंशनल का तो किस्सा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। सही है। तो 2 डायमेंशनल में बहुत ज्यादा बातें नहीं है, हाँ बहरहाल कुछ बातें तो निकल ही आएंगी, आधा पौना घंटा तो हो ही जाएगा। देख लेते हैं, मौका बनेगा तो 3 डायमेंशनल की इफ्तिदा ले लेंगे, वरना 2D ही एंड कर देंगे। तो देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह मालिक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही रखते हैं।
मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।